मैं इमदाद सुमरो दो तीन मामला आपके सामने रखने हैं। एक नया फड्डा सिंध हुकूमत और वफाकी इदारों के दरमियान शुरू हो गया हुआ है। क्या फड्डा है वो मैंने आपको बताना है। दूसरा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात। गिलगित के इंतखाबात की मुहिम तो चल रही है, आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जो हैं वो ताख़ीर का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी क्या वजह है? और आज़ाद कश्मीर के लिए 9 जून इंतहाई अहम दिन करार दिया जा रहा है, बल्कि उस हवाले से काफ़ी तशवीश पाई जाती है क्योंकि 9 जून को जॉइंट एक्शन कमेटी ने लॉन्ग मार्च की कॉल दे रखी है। तमाम शहरों से लोगों को कॉल दी है कि वो मुजफ्फराबाद पहुँचें। गो के मुज़ाकरात हुए थे कल हुकूमत के साथ, लेकिन उन मुज़ाकरात में कोई ख़ास कामयाबी या ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई। तो ये मामला भी आपके सामने रखूँगा। एक लड़ाई मैंने आपको बताया कि वफाकी इदारों और सिंध हुकूमत के दरमियान एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। तो एक लड़ाई हुकूमत के अंदर चल रही है। ख्वाजा आसिफ साहब वफाकी वज़ीर दिफा हैं और उनको अभी तक सच्चा प्यार नहीं मिला। तो वो कभी कोई गिला कर रहे होते, कभी कोई गिला कर रहे होते। अब उन्होंने लेस्को के ख़िलाफ़ एक लंबा चौड़ा ट्वीट दाग दिया है जिस पर लेस्को ने एक्शन तो लिया है, उनकी जो शिकायत थी। लेकिन बहरहाल एक वफाकी वज़ीर जब इस तरह की बात करे तो उससे दो मतलब निकलते हैं। ये एक ये तो कि हुकूमत नाकाम है, या दूसरा ये कि वज़ीर साहब को कोई लिफ्ट नहीं मिल रही, जैसे कोई मौका मिलता है तो वो ठोक देते हैं। जैसे कुछ अर्सा पहले उन्होंने ठेकेदारों के हवाले से कुछ बयानात दिए थे, फिर ब्यूरोक्रेसी के हवाले से बयान दिए थे जब उनके ADCR जो हैं उनको तब्दील किया गया था, और भी काफ़ी सारी लंबी चौड़ी। और वो उन्होंने ये तक कहा था कि जी पाकिस्तानी बाबू जो है वो पैसा लेकर पुर्तगाल में जाके शहरियत ले लेते हैं। उस वक्त उनके ADCR को तब्दील किया गया था और ख़बरें ये आई थी कि उनके दरमियान और मरीम नवाज़ साहबा के दरमियान कोई तनाज़ा था इस मामले पर। उनके ADCR को यानी सियालकोट के रेवेन्यू जो अफसर होते हैं उनको तब्दील कर दिया गया था। ये नहीं चाहते थे कि उनको तब्दील किया जाए। फिर इन्होंने मरीम नवाज़ साहबा को कहा, मरीम नवाज़ साहबा ने उनकी बात नहीं मानी, ट्रांसफ़र नहीं रोका, कहा कि जिनके खिलाफ बदतरीन शिकायतें हैं। फिर ये नवाज़ शरीफ साहब के पास गए। वहाँ पर बहरहाल इन दोनों, और नवाज़ शरीफ साहब के बचपन के दोस्त हैं तो चचा भतीजी हम कह सकते हैं कि चचा भतीजी में मामला तय हो गए। लेकिन ख्वाजा साहब किसी ना किसी तरीके से वो अपना हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात करते रहते, या हुकूमती इदारों के ख़िलाफ़ कोई ना कोई बात करते रहते। तो अब जो उन्होंने गुफ्तगू फरमाई है ट्विटर के ऊपर, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। आपने वैसे उसका काफ़ी सारा चर्चा है, आपने सुन लिया होगा। लेकिन उन्होंने जनाब फरमाया कि मेरे घरेलू मुलाजिम के गांव में ट्रांसफार्मर कल जल गया। लेस्को के एक पुराने मेहरबान CEO को फ़ोन किया, किसी को फ़ोन करें और मेहरबानी फरमाएं। मुलाजमीन ने, यानी उन्होंने कहा कि आप अपने साबिक़ा इदारे में किसी को फ़ोन करें। मुलाजमीन ने ट्रांसफार्मर मरम्मत कर दिया और 80,000 रुपये लिए और मरम्मत कर दिया। गाँव वालों ने चंदा जमा करके लेस्को के मुलाजमीन को अदा कर दिया। रसीद किसी ने नहीं दी, बाकी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, यानी रिश्वत ली गई। ये हाल है एक साबिक बिजली का वज़ीर, खुद बिजली के वज़ीर रह चुके हुए हैं गुज़िश्ता दौर में नवाज शरीफ साहब के, एक साबिक बिजली का वज़ीर सिफारशी हो और मौजूदा काबीना का रुकन भी हो, यानी वज़ीर दिफा भी हो, उसकी सिफारिश पे भी वारदात से गुरेज नहीं किया जाता। आम सारिफ का क्या हाल होगा? रकम की बाकायदा अदायगी हुई, लेस्को रसीद देने से इनकारी है। लेस्को वाले कहते हैं कि जी ऐसा नहीं हुआ ये है कि जी गाँव वालों ने खुद चंदा इकट्ठा करके वो उसकी मरम्मत शरमत करवाई। लेकिन वहाँ पर उन्होंने जो एक्सिन फूलनगर का इलाका है भाई फेरू का, तो उस वहाँ पर 2 लाइनमैन और एक लाइन सुपरिटेंडेंट को मुअत्तल किया गया है। मोहम्मद हुसैन लाइन सुपरिटेंडेंट हैं और लाइनमैन शौकत और लाइनमैन फलक शेर। और एक्सिन फूलनगर ने कहा है कि जी 200 किलोवाट का ट्रांसफार्मर जलने पर 100 किलोवाट का ट्रांसफार्मर नस्ब किया जा रहा था। गाँव के लोगों और ख्वाजा आसिफ के कोऑर्डिनेटर ने लेस्को के अमले को रोक दिया और एक्सन फूलनगर के मुताबिक उन्होंने चक 27 का खुद विज़िट किया। किसी ने लेस्को के अमले को पैसे देने का सबूत नहीं दिया। ये जनाब होता है, पैसे लेते हैं जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, पैसे लेते हैं। हमारा भी वाह पड़ता रहता है, वास्ता पड़ता रहता है, तो पैसे तो लेते हैं, ये नहीं होता। हाँ, ये ज़रूर होता है कि जी आपको अभी ट्रांसफार्मर फौरी चाहिए तो आप हमें पैसे इकट्ठे करें और प्राइवेट लोगों से आप उसको जो भी उसका नुक्स है, अगर वो जल गया है तो उसको दोबारा बांधा जाता है, कोयलिंग की जाती है।
तो वो करवा देते हैं। उसमें फिर अपना तेल डलता है वो काफ़ी सारा, तो वो भी डालना होता है, तो उसके लिए पैसे जमा करें वरना लाइन में लग जाए। तो मुमकिन है कि इस तरह हुआ हो। लेकिन ख्वाजा साहब जो हैं वो बहरहाल बार बार इस अमर का इजहार करते हैं या ये दिखाते हैं कि वो बिल्कुल बेबस वजीर है। वैसे भी वजीर दिफा हैं तो कितना एक बस चलता होगा उनका। एक सारिफ है, मैं अभी देख रहा था ट्विटर पे, उन्होंने लिखा कि ख्वाजा साहब ये आप बस जो लेस्को के हुकाम है ना उनके नाम ही याद रखिएगा, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो फिर उनका हम नोटिस लेंगे, उनको हम मुअत्तल करेंगे या उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो ये जनाब सूरत हाल है। बहरहाल हुकूमत खुद ख्वाजा साहब ने कहा हाइब्रिड है, तो हाइब्रिड सिर्फ ये नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट और फौज, इस्टेब्लिशमेंट और सियासतदान, बल्कि यहाँ पर तो असल हाइब्रिड सिस्टम चलाते हैं आपके बाबू ब्यूरोक्रेट्स। और पंजाब तो वैसे भी बाबुओं के हवाले यहाँ सियासी लोगों की कोई ख़ास नहीं वक़्त रही। यहाँ पर जो MPs MNAs वज़ीर हम मिलते हैं वो कहते हैं जनाब साडा तो सैकटरी नहीं सुनता, अपना सैकटरी जो जिस वज़ीर जिस महकमे के होते हैं जिस डिपार्टमेंट के, क्योंकि मरियम साहिबा डायरेक्ट उनके साथ होती हैं और वो एक 1 वुमेन शो है पंजाब में या 3 वुमेन शो है कहते हैं, तो इस तरह भी होता है। लेकिन बहरहाल ये वफाकी इदारा है। अच्छा जी, अब जो दूसरा मामला है ना 28वीं तरमीम, NFCA वार्ड, कराची को वफाक के हवाले करना, ये सारी बातें चल ही रही हैं। लेकिन एक पुराना किस्सा है सिंध का और वफाक का, और फिर ज़ाहिर है उसमें पंजाब को भी इन्वॉल्व किया जाता है। पानी का तनाज़ा बहुत पुराना चल रहा है, कायम पाकिस्तान से लेकर है, और पाकिस्तान से पहले भी सिंध और पंजाब में तनाज़ा चलता रहा। जब अंग्रेज़ भी था तब भी अगर कोई नहर निकाली जाती थी तो सिंध, उस वक्त अगर बम्बई प्रेसिडेंसी का था तब भी वो एतराज़ करते थे कि जी ये नहर नहीं निकाली जा सकती, इससे टेलैंड पर पानी प्रॉपर नहीं आएगा और टेलैंडर का हक जो है वो पहला होता है। बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि इरसा ने शॉर्टेज देना शुरू कर दिए सूबों को, लेकिन सिंध का इल्ज़ाम ये है कि जी हमें शॉर्टेज ज़्यादा दी जा रही है। मैंने इरसा में फ़ोन किया था, लेकिन इरसा के जो मुतल्लिका हुकाम हैं उनसे मेरी बात नहीं हो सकी, तो उनका मौक़िफ़ लेकर किसी वक्त आपके सामने रखेंगे। लेकिन सिंध के जो सूबाई वज़ीर हैं, सीनियर सूबाई वज़ीर हैं, वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने एक बयान जारी किया है लंबा चौड़ा। उसमें उन्होंने कहा है कि जी बयान में कहा गया है कि सिंध में पानी की मुसलसल किल्लत और इरसा की जानिब से सिंध के साथ गैर मुनसिफाना रवैये पर हुकूमत का एहतजाज। इरसा का हालिया तर्ज अमल जो है 1991 के अभी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है और सिंध की आवाम के साथ खुली नाइंसाफ़ी है। शर्जील इनाम मेमन साहब कह रहे हैं, आगे चल के कहते हैं, गुज़िश्ता कई रोज़ से 22% मजमूई तौर पर अपना सिंध जो है वो पानी की किल्लत का सामना कर रहा है। गुड्डू बैराज पर 42% और कोटड़ी बैराज पर 29% तक पानी की कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। और सिंध के हिस्से के पानी में गैर मुनसिफाना अपना जो है वो सिंध के साथ जो नाइंसाफ़ी है, तो उससे कराची जैसे मुआशी मरकज़ शहर के लिए भी संगीन ख़तरात पैदा हो रहे हैं। कराची को पानी की फराहमी का इन्हिसार दरिया सिंध पर है और सिंध के हिस्से में मुसलसल कमी का बराह रास्त असर कराची पर पड़ रहा है। ज़ाहिर है कराची किंजर झील से एक जामशोरो जो बैराज है वहाँ से एक बड़ी नहर निकलती है, उसको कराची वाह भी कहते हैं, उसको केबी फीडर भी कहते हैं, जो जाती है किंजर झील में। फिर किंजर झील में एक डैम है, उसमें पानी जमा होता है, फिर वहाँ से कराची के लिए पानी जाता है धाबेजी पंपिंग स्टेशन तक, फिर वहाँ से कराची को जाता है। और K4 मनसूबा भी इसी के ऊपर है। अगर दरिया सिंध में पानी की किल्लत होती है तो जाहिर है वो झील में जो स्टोर पानी होता है अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर कराची में पानी की शॉर्टेज हो जाती है। ये तो बात उनकी ठीक है। अच्छा, वो कहते हैं कराची पहले ही पानी की तलब और रसद के दरमियान बड़े फ़र्क का सामना कर रहा है। इरसा सिंध के जायज़ एतराज़ को नज़रअंदाज करते हुए नाम नहाद शॉर्टेज इक्वलाइजेशन के नाम पर सूबे का हिस्सा मज़ीद कम कर रहा है, जो नाकाबिल कबूल है। सिंध ने 12 वाज़े किया है कि गैर मामूली बारिशों से दरियाई निज़ाम में आने वाले इजाफी पानी को सूबे के हिस्से में से मना नहीं किया जा सकता। दरियाओं में पानी ऊपर बारिश हो रही है तो पानी मुनासिब है। मैं भी देख रहा था कि जो अपना हमारे डैम्स हैं, तरबेला और मंगला डैम, वो तकरीबन अपनी पीक के ऊपर है, बहुत थोड़ा अब उनमें पानी जो है वो अपना गुंजाइश रह गई हुई है। मंगला में पानी स्टोर किया जा रहा है, तरबेला में यानी सिंधु का पानी जो तरबेला में आता है तो वहाँ से जितना पानी आता है उससे कहीं ज़्यादा पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है ताकि ज़रूरी
मकासद के लिए पानी जो है आबपाशी का पानी पूरा किया जा सके। लेकिन वो जो कह रहे हैं कि जी उनका इल्ज़ाम है, अब इस पर इरसा का मौक़िफ़ चाहिए होगा, लेकिन अभी मैं ले नहीं सका। तो कहते हैं कि जी ये अपना बिला वजह जो है ना वो सिंध का पानी कम किया जा रहा है। इरसा ऐसे फैसले कर रहा है जिनसे तासुर मजबूत हो रहा है कि सिंध के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। 1991 के पानी मुआहदे के तहत सिंध के हुकूक का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ किया जाना चाहिए। किसी भी सूबे को दूसरे सूबे के हिस्से पर तरजीह नहीं दी जा सकती। एक जानिब सिंध के ज़रई इलाकों में पानी की किल्लत है, दूसरी जानिब चश्मा झेलम और तौसा पनिनद लिंक कैनाल के ज़रिए बड़ी मिकदार में पानी मुंतकिल किया जा रहा है। सिंध ने हमेशा चश्मा झेलम और तौसा पनिनद को पानी की कमी वाले टाइम पर चलाने की मुखालफत की है कि जब पानी कम है तो आप लिंक कैनाल्स कैसे चला सकते हैं। आप अपने बाकी कैनाल्स तो चला सकते हैं जो उस बैराज के ऊपर हो, लेकिन एक दरिया का पानी दूसरे दरिया में आप कैसे मुंतकिल कर सकते हैं। तो ये दो बड़ी कैनाल्स जो हैं, लिंक कैनाल्स, चश्मा झेलम और तौसा पनिनद, इनसे पानी जो है वो लेकर डाइवर्ट किया जाता है सिंधु का पानी। उस तरह तो सिंध कहता है कि उससे हमारे हिस्से को हमारा हिस्सा मुतासिर होता है। तो सिंध का हमेशा ये रहा है एतराज़। जब सूबे के बैराज और नहरें किल्लत का शिकार हैं तो लिंक कैनाल्स को तरजीह क्यों दी जा रही है। वही बात जो मैंने की, पानी की यह किल्लत सिर्फ ज़रई मसला नहीं है बल्कि शहरी ज़िंदगी के लिए भी एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों को पीने के पानी की फराहमी बराह रास्त दरिया सिंध के निज़ाम से जुड़ी हुई है। कोटड़ी बैराज और उससे मुंसलिक नहरों में पानी की मिकदार कम होने के असरात कराची के पानी के निज़ाम पर भी मुरतब होते हैं। तो ये जनाब उन्होंने अच्छा लंबा चौड़ा एहतजाज किया और उन्होंने कहा है कि जी हम हर सतह पर अपने सूबे के हक़ का हर सतह पर दिफा करेंगे, हर आइनी और कानूनी और जमहूरी फोरम पर जाएंगे। यानी अब कौमी असम्बली के अगले इजलास में, सेनेट के अगले इजलास में पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदगान हैं मुंतखब, वो एहतजाज कर सकते हैं। वहाँ पर अच्छी खासी हंगामा आराई भी हो सकती है क्योंकि मुसलसल पीपल्स पार्टी को वफाकी हुकूमत के तर्ज अमल पर, वफाकी इदारों के तर्ज अमल पर एतराज़ है, चाहे वो NHA हो, चाहे वो इरसा हो। तो ये एक नया तनाज़ा जो है वो खड़ा हो गया। अब देखते हैं कि इरसा इसका क्या जवाब देता है। अभी तक इरसा का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। अच्छा जी, अब आज़ाद कश्मीर में कल वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान और आज़ाद कश्मीर की जो अवामी एक्शन कमेटी है उनके दरमियान हुए मुज़ाकरात। वहाँ मुज़ाकरात मैंने देखे कि वहाँ पर जो राणा सनाउल्लाह साहब थे, कमरजमान कायरा साहब, एहसन इकबाल, राजा पुरेद अशरफ, तारिक फजल चौधरी, अमीर मकाम, वहाँ के वज़ीर आज़म, वहाँ के सदर, सब मौजूद थे। और आज़ाद कश्मीर की जो अपना वहाँ की है एक्शन कमेटी, शौकत नवाज़ उनके मेंबर हैं, उनकी वो थे और कोई 10-15 और लोग थे। उन्होंने मुज़ाकरात हुए। मुज़ाकरात में कुछ इशूज़ तो ऐसे थे जो प्रोसीजर मांगते हैं। यानी कोई नए मंसूबे, तो नया बजट आना है तो फिर नए मंसूबे होंगे, उनका PAC अपना बने फिजिबिलिटी रिपोर्ट वगैरह बनती है, सारा कुछ होता है। लेकिन एक चीज़ जो वो फौरी तौर पर करवाना चाह रहे थे वो ये था कि जो मुहाजिरों की सीटें हैं पाकिस्तान में, 12 सीटें, 10 पंजाब में, 2 सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में, वो फौरी तौर पर ख़त्म करें। तो उसके लिए भी उनको कायल करने की कोशिश की गई आज़ाद कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की कि कश्मीर एक हसास मामला है, ये मकबूजा कश्मीर के मुहाजिरीन की सीटें हैं, हम फौरी तौर पर सिर्फ 2 फरीक बैठ कर इसका फ़ैसला नहीं कर सकते। आज़ाद कश्मीर की और पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, आप हमें थोड़ा सा वक्त दें, अपनी लीडरशिप से हम बात करते हैं, कोई अल्टरनेट तजवीज़ ले आते हैं, किसी तरीके से इसको मसले को हल करेंगे। लेकिन वो नहीं माने। आज़ाद कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अच्छा, उन्हें कहा यह गया था कि आप जो 9 जून को आपने कॉल दी हुई है इसकी क्या कहते हैं लॉन्ग मार्च की मुजफ्फराबाद की तरफ, वो कॉल आप कुछ दिनों के 6-7 दिनों के लिए मौखर कर दें, हम अपनी क़यादत से मशवरा करते हैं और ख़ास तौर पर वजारत ख़ारजा से मशवरा ज़रूरी है क्योंकि कश्मीर जो है एक मुतनाज़ा इलाका है, उसके मुतल्लिक़ पाकिस्तान कि हुकूमत बैठकर किसी फरीक के साथ कोई फ़ैसला नहीं कर सकती। तमाम फरीक़ैन को लिया जाएगा एतमाद में, और साथ साथ कि चलें हम अभी इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं करते क्योंकि अगस्त में इस असम्बली ने ख़त्म होना है, तो अभी हम उस तरफ नहीं जाते जब तक आपके साथ मामला तय नहीं हो जाते, हम ये नहीं करते। बहरहाल इलेक्शन की तारीख़ का ऐलान नहीं करते। बहरहाल मामला नहीं तय हो सके। फिर क्या हुआ, मुज़ाकरात का कल का दौर हो गया नाकाम, बिना नतीजे हो गया ख़त्म। और फिर वो जो शौकत नवाज़ साहब हैं उन्होंने
ऐलान किया कि जी हम पूरी कौम को, रियासत के तमाम अवाम को कहते हैं कि जी वो 9 जून को निकलें और पहुँचे मुजफ्फराबाद। अब जब ये गुज़िश्ता बरस ये सारे इस तरह के मार्चेस हुए थे तो उसमें काफ़ी सारा तशद्दुद हुआ था, और आज़ाद कश्मीर जैसे इलाके में हुकूमत बड़ा ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करती है कि वहाँ किसी तरह कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा विजुअल ना आए जिसको भारत एक्सप्लॉइट कर सके। तो बड़ा मोहतात अंदाज में वो चलती है हुकूमत, वफाकी हुकूमत भी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत भी और इदारे भी। लेकिन ज़ाहिर है ये जो एक्शन कमेटी है ये इसी जो है ना वो जो होता है ना एक कमज़ोरी जिसको कह दें, या एक ज़िम्मेदारी जो है, ज़िम्मेदाराना रवैया जो है उसी का ज़ाहिर है वो कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं। वरना अगर कॉल ये मुअत्तल अपना मौखर कर भी देते तो कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ना था। तो बहरहाल 9 जून जो है वो बड़ा सेंसिटिव दिन हो सकता है, हसास दिन हो सकता है आज़ाद कश्मीर के लिए। अब हुकूमत जो है, जो हुकूमत के जो सोर्सेज मेरी जो बात हुई है वो ये कह रहे हैं कि जी ये नहीं मान रहे तो फिर हुकूमत कोई ना कोई तो ज़ाहिर बंदोबस्त करेगी ताकि आज़ाद कश्मीर में वो सीन रिपीट ना हो जो गुज़िश्ता बरस हुए थे। तो ये जनाब सूरत हाल है। अब मुज़ाकरात की कोई नई तारीख भी नहीं आई, क्योंकि कहा यह गया था कि आप मौखर करें और नई तारीख पर मुज़ाकरात करते हैं। तो ये इमरान खान का स्टाइल नहीं था कि जी मेरे मुतालबात मानो वरना मैं लॉन्ग मार्च ले आ रहा हूँ। तो इसी तरह का तर्ज अमल नज़र आया आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी का। मुतालबात जायज़ हो सकते हैं लेकिन मुतालबात पर मुज़ाकरात होते हैं, टेबल पर बैठकर मुज़ाकरात किए जाते हैं, बंदूक रखकर मुज़ाकरात नहीं किए जाते। तो यहाँ पर थोड़ा सा मुझे नज़र आया कि थोड़ा सा गलत कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर की एक्शन कमेटी वाले। इनको मुज़ाकरात करने चाहिए, मामला बहुत हसास है और इस तरह का मामला इनको नहीं करना चाहिए। अच्छा जी, अब बातें हैं गिलगित बल्तिस्तान, जहाँ आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जाना था। वहाँ इलेक्शन होने हैं 7 जून को। 7 जून को गिलगित के इलेक्शन, 9 जून को आज़ाद कश्मीर के लॉन्ग मार्च। ज़ाहिर है ये दोनों बड़े पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए दोनों हसास मामलात हैं। बहरहाल आज उन्होंने जाना था, नहीं जा सके। रीज़न ये बताई गई है कि जी उनका जो फ़्लाइट थी वो ज़रा जल्दी थी, PIA वालों को उन्होंने जल्दी चला दी। कल असद कैसर साहब की फ़्लाइट इसी तरह मिस करवाई गई थी रास्ते में रोक कर, और मैंने तब भी सवाल किया था कि क्या बिलावल भुट्टो को जाने दिया जाएगा कि नहीं जाने दिया जाएगा। तो बहरहाल तो बिलावल भुट्टो की फ़्लाइट पहले चली गई, उनका जो टाइम था शेड्यूल टाइम से पहले चली गई। अब ये मुझे समझ नहीं आता। हालांकि कल भी थोड़ा सा मुझे इस तरह की मालूमात थी कि बिलावल भुट्टो आज शायद ना जाए। वजह यह है कि खपलू का जो जलसा है उनका, खपलू में हालात अभी भी थोड़े से गड़बड़ हैं, तो लिहाजा वहाँ पर उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिली, तो खपलू वाले जलसे में नहीं गए। कल उनका जलसा होगा, कल एक जलसा है, फिर 2 जून को है, फिर 3 जून को, फिर बल्कि 3 जून को एक बिलावल भुट्टो का है, एक आसफा भुट्टो का जलसा है, फिर गिज़र में जलसा है 4 जून को बिलावल का, फिर अपना एक आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा का है नगर में जलसा, और गिलगित बल्तिस्तान गिलगित में बिलावल भुट्टो का होगा। तो 5 जून क्योंकि आखिरी दिन है, तो 5 जून तक बिलावल के और आसफा भुट्टो के कोई 8 जलसे वहाँ होने थे, एक कैंसिल हो गया, 7 होने। हमारे दोस्त हबीब अकरम साहब वहाँ से होकर आए हैं गिलगित बल्तिस्तान से, मैं उनका व्लॉग सुन रहा था। उन्होंने अपने व्लॉग में ये कहा है कि वहाँ पर मुकाबला जो है वो है पीपल्स पार्टी का और IPP का, इस्तेहकाम पार्टी पाकिस्तान का। मैं समझ रहा था कि मुस्लिम लीग नून का होगा। तहरीक इंसाफ का ज़ाहिर है वो रीज़न दे रहे हैं कि वहाँ पर हुकूमत उनकी बनती है जिनकी वफाक में हुकूमत होती है, तो वफाक में ये इत्तेहाद है, यानी मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और IPP। तो मुमकिन तौर पर वो कह रहे हैं कि जी इलेक्शन यही जीतेंगे, वोट से भी यही जीतेंगे। और मेरे वाली बात कि अगर आप असद कैसर साहब को जाने देते तो क्या हो जाना था। बहरहाल मैंने पूछा बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के कुछ ज़राए से कि वहाँ आज़ाद कश्मीर का चीफ इलेक्शन कमिश्नर कह रहा है कि जी आपको NOC लेना पड़ेगा, तो क्या बिलावल भुट्टो NOC लेंगे? तो उन्होंने कहा कि जी बिलावल भुट्टो पार्टी हेड है, तो उनको NOC की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन करनी है जाके, तो उनको कैसे रोका जा सकता है। तो देखें अब कल उनकी रवानगी है, कल भी जा पाते हैं या फिर वही होगा जो आज हुआ। अब तक के लिए इतने। अल्लाह। 999 कम्युनिकेशन, डिजिटल मीडिया और YouTube चैनल्स की दुनिया में बड़ी कामयाबियां समेटने के बाद अब वेब न्यूज, वेब चैनल और YouTube न्यूज चैनल की तरफ कदम बढ़ा रहा है, जिसके लिए हमें मुल्क भर में रिपोर्टर्स की जरूरत है। ख्वाहिशमंद हजरात व खवातीन नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। WhatsApp +92 309 1226 999।